ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल कर्ण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय आदि महा हरि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव तैं जो प्रगटै निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में दूसरे अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। दूसरा अधिकार है और इसमें अपन ने अभी कर्मों के उदय में होने वाली जीव की विभिन्न दशाएं, विषय ये है असल में कर्मोदय से जीव की कैसी कैसी दशाएं होती हैं वो अपन देख रहे हैं। उसमें सबसे पहले कर्मोदय में नाम आया ज्ञानावर्णी का और दर्शनावर्णी का, दोनों साथ साथ ही चलते हैं। तो ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी के उदय में अथवा क्षयोक्षम में क्या दशा होती है वो अपन देख रहे हैं। तो अपने को ये पता चला कि भाई हम तो मति श्रुत ज्ञान वाले हैं और जीव अनादि काल से मति श्रुत ज्ञान के साथ में बीच में कभी देव या नार की हुआ तो वहां पे अवधि ज्ञान अतिरिक्त मिल गए। मति श्रुत तो था ही सही, मतलब मति और श्रुत ज्ञान का साथ कभी नहीं छूटा। और ये नियम है कि मति श्रुत ज्ञान का साथ तभी छूटता है जब केवल ज्ञान। अवधि और मना परे तो बीच में हो करके कई बार छूट सकते, मना परे की तो फिर भी एक लिमिट है। अवधि ज्ञान तो कई बार होकर के छूट सकते, लेकिन मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये तभी गायब होंगे कि जब सामने केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान के आए बिना मति श्रुत ज्ञान का जाना नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए। है तो मति श्रुत ज्ञान हमें अनादिकाल से है ना, और हमारे काम करने लायक स्थिति उससे बनी है। लेकिन एक बड़ी समस्या है कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दोनों बिल्कुल पराधीन है। और ऐसे ही अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान भी पराधीन है, केवल ज्ञान पूर्ण स्वाधीन। हालांकि अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान में वैसी पराधीनता नहीं है जैसी मति और श्रुत ज्ञान में है, क्योंकि वो डायरेक्ट होता और ये अन्य की सहायता के बिना होते नहीं मति श्रुत ज्ञान। इसलिए हाँ थोड़ा कम है लेकिन है तो सही पराधीन। इसके बाद बात आई दर्शनोपयोग की। तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये चार प्रकार के दर्शनोपयोग हैं ना। दर्शनोपयोग के चार भेद अपन ने देखे। तो केवल दर्शन की बात तो छोड़ दो, केवल दर्शन तो केवल ज्ञान के साथ में ही होता है। 35 नंबर पेज है साहब, 35 नंबर, है ना, छपी हुई पुस्तक में 35। तो हाँ, हो गया था, मतलब 35, तो अब तो 36वां चलेगा। 35 की बात तो पूरी हो चुकी है। तो दर्शनोपयोग जो है, केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ में है और बाकी मति श्रुत ज्ञान के पहले चक्षु दर्शन होता है या अचक्षु दर्शन होता है, दोनों में से कोई एक दर्शन। अगर अपने नेत्र इंद्री चक्षु इंद्री के माध्यम से मति ज्ञान होना है तो उसके पहले चक्षु दर्शनोपयोग, और अगर बाकी की चार इंद्रियां और मन के माध्यम से वो मति ज्ञान होना है तो उसके पहले अचक्षु दर्शन। और श्रुत ज्ञान होना है तो उसके पहले तो मति ज्ञान होता है ना। कल अपनी इस पर चर्चा चल रही थी कि श्रुत ज्ञान से संबंधित दर्शनोपयोग नहीं है और मना परे ज्ञान से संबंधित दर्शनोपयोग भी नहीं। संक्षेप में तो अपन ने चर्चा कर ली थी इसकी। देखो, मना परे ज्ञान का दर्शनोपयोग क्यों नहीं है, उसका सीधा कारण यह है कि मना पर्याय ज्ञान के लिए जो आधार चाहिए वो आधार सामने वाले के मति ज्ञान से बन चुका। देखो, इसको ऐसे समझना, जैसे श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान को कोई आधार चाहिए, तो वो श्रुत ज्ञान का आधार कौन तैयार कर रहा है कि वो मति ज्ञान तैयार कर रहा है।
क्योंकि मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थों को जाना जाता है, उसका नाम श्रुत ज्ञान है ना। तो देखो, कोई ना कोई आधार हर एक ज्ञान को चाहिए। अब मति ज्ञान के लिए आधार तैयार करने का काम करते हैं चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। श्रुत ज्ञान के लिए आधार तैयार करता है मति ज्ञान। अवधि ज्ञान के लिए आधार तैयार करता है अवधि दर्शन। और मना परे ज्ञान के लिए कौन आधार तैयार करेगा? कि मति ज्ञान ही आधार तैयार। कैसे? कि जिसको मना परे ज्ञान है, वो सामने वाले के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानेगा, है ना। तो सामने वाले ने रूपी पदार्थ को पहले जान लिया ना, सामने वाले ने रूपी पदार्थ को पहले जान लिया। तो सामने वाले ने जो रूपी पदार्थ को जाना, वो किससे जाना? कि उसने मति ज्ञान से जाना। तो उसका जो मति ज्ञान था, वो उस सामने वाले के मन परे ज्ञान का आधार बना। ठीक है। केवल ज्ञान को आधार की आवश्यकता नहीं, फिर भी केवल दर्शन उसके साथ में ही होता है, क्योंकि दर्शनोपयोग तो है ही, वहां आवश्यकता की जरूरत मतलब कोई ऐसी बात है नहीं। तो इस तरह से अपन ने देखा कि श्रुत ज्ञान और मन पर्य ज्ञान, इन दोनों के पहले दर्शनोपयोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके लिए आधार तैयार कर रहा है मति ज्ञान। ठीक है ना। मना पर्याय ज्ञान में दो जगह आधार बन रहा है। कैसे? कि एक तो सामने वाले के मन में स्थित रूपी पदार्थ, तो इसका मतलब सामने वाले ने मति ज्ञान का प्रयोग किया है। तो सामने वाले ने जो मति ज्ञान का प्रयोग किया है, वो अपने मना पर्याय ज्ञान का आधार बने। ठीक है, एक आधार। तो दूसरा, मुझे जानना है, मतलब मान लो मुझे मना पर्याय ज्ञान और मुझे आपके मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानना है। तो पहले मैं ये तो विचार करूंगा ना कि देखें वो क्या सोच रहा है। आप क्या सोच रहे हो, तो पहले आपको जानूंगा मैं मति ज्ञान के माध्यम से। तो मति ज्ञान यहाँ भी चला और मति ज्ञान वहां भी चला, सामने वाले के मन में भी। तो दोनों तरफ जो मति ज्ञान हुआ, उस मति ज्ञान ने उस होने वाले मना परे ज्ञान के लिए आधार तैयार कर दिया। ठीक है, ऐसा है। तो इसलिए मना परे ज्ञान को दर्शनोपयोग की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दर्शनोपयोग जो एक आधार तैयार करता है, वो काम मति ज्ञान में करता है। तो ऐसी बात ये यहाँ पर अपनी हो गई थी। अब इसके आगे का विषय अपने को पढ़ना है। अच्छा, बढ़िया प्रकरण है। अब आगे 36 नंबर पेज। एक खुलासा हो जाएगा। हाँ, सब डिटेल आ जाएगी। चलिए, मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म। आखिरी पंक्ति देखिए। या प्रकार ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोक्षम के अनुसारी हो है।
जब क्षयोपम थोड़ा हो है तब ज्ञान दर्शन की शक्ति थोड़ी हो है, जब बहुत हो है तब बहुत हो है। बहुरी क्षयोपम ते शक्ति तो ऐसी बनी रहे, और परिणमन करी एक जीव के एक काल विषय एक विषय ही का देखना व जानना हो है। इस परिणमन ही का नाम उपयोग है, तहाँ एक जीव के एक काल विषय के तो ज्ञानोपयोग हो ही है के दर्शनोपयोग हो। बहुरी एक उपयोग का भी एक भेद की प्रवृत्ति हो है, जैसे मति ज्ञान होई तब अन्य ज्ञान ना होई। बहुरी एक भेद विषय भी एक विषय विषय ही प्रवृत्ति हो है, जैसे स्पर्श को जाने तब रसाधिक को न जाने। बहुरी एक विषय विषय भी ताके को एक अंग ही विषय प्रवृत्ति हो है, जैसे उष्ण स्पर्श को जाने तब रुक्षाधिक को न जाने। ऐसे एक जीव के एक काल विषय एक ज्ञेय व दृश्य विषय ज्ञान व दर्शन का परिणमन जानना। सो ऐसे ही देखिए है, जब सुनने विषय उपयोग लगे होए तब नेत्र के समीप तिष्ठता भी पदार्थ न दिसे, ऐसे ही अन्य प्रवृत्ति देखिए है। अभी यहीं तक देखते हैं, अपन पहले इस पर चर्चा करते हैं, फिर आगे का पढ़ेंगे। पढ़ ले, इसको पढ़ तो लेते हैं, बार बार कहाँ शेयर करें। देखिए रीडिंग लगा देता हूं। ऐसे ही अन्य प्रवृत्ति देखिए, बहुरी परिणमन विषय शीघ्रता बहुत है, ता करी काहू काल विषय ऐसा मानिए है, युगपत भी अनेक विषय का जानना व देखना होते। सो युगपत होता नहीं, क्रम ही करी हो है, संस्कार बलते हैं तिनका साधन रहे है। जैसे कागले के नेत्र के दो गोलक है, फूतरी एक है, सो फिरे शीघ्र है, ता करी दो गोलक निका साधन कर है। तैसे तैसे ही इस जीव के द्वार तो अनेक है और उपयोग एक है, सो फिरे शीघ्र है, ता करी सर्व द्वारनिका साधन रहे हैं। यहाँ प्रश्न, जो एक काल विषय एक विषय का जानना व देखना हो है, तो इतना ही क्षयोक्षम भया कहो, बहुत काहे को कहो। बहुरी तुम कहो हो क्षयोक्षम ते शक्ति हो है, तो शक्ति तो आत्मा विषय केवल ज्ञान दर्शन की भी पाइए है। ता का समाधान, जैसे जैसे काहू पुरुष के बहुत ग्रामनी विषय गमन करने की शक्ति। बहुरी ताको काहू ने रोक्या और ये कहा कि 5 ग्रामनी विषय जाओ, परंतु एक दिन विषय 1 ग्राम को जाओ। कहा स्क्रीन पे दिख रहा है क्या आपको? अब नजर नहीं आता, ये इसमें कुछ गड़बड़ हो गई। चलिए कोई बात नहीं, यहीं तक देख लेते हैं, फिर वापस से अपन देखें क्या कह रहे हैं। या प्रकार ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोक्षम के अनुसार ही हो, है ना। ज्ञान और दर्शन का सद्भाव कैसे रहता है कि ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोक्षम के अनुसार रहता है। ये उदय की बात चल रही थी ना, कि देखो इनके उदय में तो जानना नहीं हो, क्या ज्ञानावरण और दर्शनावरण का उदय होगा, इसका मतलब ज्ञान का उदय नहीं होगा। ये सीधा सा है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब उदय में तो जानना होना चाहिए, है? इसको ऐसे समझो, कर्म का उदय माने ज्ञान का अनुदय, और ज्ञान का उदय होगा तो कर्म का उदय नहीं होगा, तो क्या होगा कि क्षयोक्षम होगा। ठीक है, तो अगर ज्ञानावरण का उदय है, इसका मतलब ज्ञान नहीं जानेगा, और ज्ञानावरण का क्षयोक्षम है तो ज्ञान जानेगा। जिस वस्तु संबंधी क्षयोक्षम होगा उस वस्तु संबंधी जानेगा, और जिस वस्तु संबंधी ज्ञानावरण का उदय होगा उस वस्तु को नहीं जानेगा।
समझ में ही बात। तो अब हम दुनिया भर में कितनी चीजें हैं जो नहीं जानते हैं, तो सोचो हमारे ज्ञानावरणी का कितना उदय। हमें तो लगता है हम बहुत जानते हैं, बहुत जानते हैं, बहुत जानते हैं। अरे विचार तो करो भैया, दुनिया भर में कितनी सारी चीजें। पूरा विश्व, पूरा विश्व, अभी तो अपन इस विश्व की बात कर लो, ये जो पृथ्वी बताई जाती है, अब इसमें कितने तो महाद्वीप हैं, कितने समुद्र हैं, महासमुद्र हैं, और तरह तरह के महाद्वीपों में तरह तरह के देश हैं। उन देशों में जाने कितने राज्य हैं, नगर हैं, गलियां हैं, लोग हैं, वो तरह तरह का काम करते हैं, जाने क्या करते हैं। सबका ज्ञान है क्या अपने को? नहीं। अरे और दूर की छोड़ो, हम अपने गांव या अपने शहर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नहीं जानते, और किसका घर कहाँ है, कौन कैसे रहता है, क्या यही नहीं जानते। तो कितना सा जानते हैं हम, और झूठा घमंड करते हैं हमें बहुत जानते हैं, बहुत जानते हैं। तो इसलिए ये समझ करके चलना कि ज्ञान तो अपना बहुत ही, और जितना अपन नहीं जानते हैं उतना हमारे ज्ञानावरणी का उदय है, और जितना हम जानते हैं उतना सा ज्ञानावरणी का क्षयोपशम। ठीक है, ज्ञानावरण का उतना तो क्षयोपशम है जितना हम जानते हैं, और जितना नहीं जानते उस संबंधी उदय। तो इस प्रकार ज्ञान और दर्शन का सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम के अनुसार हो। जब क्षयोपशम थोड़ा हो है तब ज्ञान दर्शन की शक्ति थोड़ी हो है, जब बहुत हो है तब बहुत हो है। माने ज्ञान के होने का तो सीधा संबंध ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से। तो उदय से क्या है? कि उदय से तो नहीं जानने का संबंध है। जब जानने के संबंध की बात करो कि जीव कितना जानेगा, तो ऐसा जवाब मत देना कि जितना उदय नहीं होगा उतना जानेगा, वो नहीं है बात। जितना क्षयोपशम होगा उतना जाने। कमजोर क्षयोपशम है तो कमजोर ज्ञान, अच्छा क्षयोपशम है तो अच्छा ज्ञान। आया समझ में? तो जब क्षयोपशम की शक्ति बहुत होती है, तो ज्ञान ज्ञान दर्शन की शक्ति बहुत होती है। क्षयोपशम बहुत होने पर ज्ञान दर्शन की शक्ति बहुत होगी, और क्षयोपशम कम होने पर ज्ञान दर्शन की शक्ति कम होगी। अच्छा, कभी क्षयोपशम हो ही नहीं तो? कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, थोड़ा तो क्षयोपशम रहेगा ही रहेगा। बोलता है अक्षर के अनंत में भाग, है ना। निगोदिया जीव के रहता है ना जैसे, अब निगोदिया ज्यादा तो नहीं जानता, पर जानता तो है। तो कितना ही कम जानता हो पर जानता है, और उतना उसके क्षयोपशम है। माने कोई भी जीव क्षयोपशमिक भाव के बिना तो नहीं है। आया समझ में? कोई भी संसारी जीव, उसके ये ज्ञान आदि संबंधी क्षयोपशम तो मतलब ज्ञानावरणी आदि का क्षयोपशम तो हो गई हो। जब बहुत होए तब बहुत होए। बहुरी क्षयोपशम ते शक्ति तो ऐसी बनी रहे, अब है खास चीज समझने की। क्षयोपशम ते शक्ति तो ऐसी बनी रहे, कैसी? बहुत सारी चीजें जानने का क्षयोपशम है ना, शक्ति तो है, लेकिन अर परिणमन अ, परिणमन करी, परिणमन करी एक जीव के एक काल विषय, एक विषय ही का देखना व जानना हो। इसमें और के स्थान पर या लगा ना, देखना और जानना लिखा है ना, गलत है वो। अथवा है इसमें। हाँ, नई पुस्तकों में तो सुधार हो गया, अथवा हो गया, लेकिन यहाँ पे तो पुरानी पुस्तकों जिनके पास है उसमें और के स्थान पर या कर लेना, क्योंकि ज्ञान और दर्शन की प्रवृत्ति एक साथ नहीं चलती। इसी पैराग्राफ में आ रही होगा। क्या कहा? औदैहिक अज्ञान ज्ञानावरणी का उदय, बिल्कुल सही है। ज्ञानावरणी के उदय से जो अज्ञान होता है उसे औदैहिक अज्ञान कहा जाता है। उसका नाम औदैहिक अज्ञान है ना। और क्षयोपशमिक अज्ञान तो वो मिथ्यात्व वाला अज्ञान है। तो यहाँ ज्ञानावरणी का जब उदय होगा तो कौन सा अज्ञान होगा? कि नहीं जानने रूप अज्ञान, नहीं जानना हुआ ना।
ज्ञानावरणी के उदय में नहीं जानना हुआ, तो नहीं जानने को भी अज्ञान कहा जाता है। अब देखना, शक्ति तो कितनी है, मुझ में शक्ति तो इतनी है कि मैं गणित भी जानता हूँ, है ना, वो भी कर सकता हूँ, कंप्यूटर भी जानता हूँ, अंग्रेजी भी जानता हूँ, हिंदी भी जानता हूँ, और चीजें भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ, अभी जो बात कर रहे हैं अपन ये भी जानता हूँ। शक्ति तो इतनी है अपने में, है ना। लेकिन ये बताओ, परिणमन करी एक जीव के, एक जीव की बात करें तो परिणमन में क्या सारी बात आ जाएगी? एक जीव के एक काल विषय, माने एक समय में एक विषय ही का, एक विषय ही का देखना या जानना। क्या मतलब? भाई या तो दर्शनोपयोग होगा या ज्ञानोपयोग होगा, दोनों में से एक होगा, दोनों एक साथ नहीं होते। आया समझ में? हम तो बहुत समय तक ऐसे कंफ्यूजन में रहे थे क्या, कि वो फिर उस समय दर्शनोपयोग का क्या होगा, जब ज्ञान चल रहा है तब दर्शनोपयोग का क्या होगा, हम्म? और दर्शनोपयोग चल रहा है उस समय ज्ञानोपयोग का क्या होगा। तो मैंने एक मन से ऐसी युक्ति समझ ली थी जो गलत थी, किसी के दिमाग में हो तो वो निकाल देना, इसलिए बता रहा हूं कि जिस समय दर्शनोपयोग चल रहा है, यूं समझो जैसे मैंने उसको ऐसे समझा कि इस समय ये एक दो तीन, ठीक है ना, तीन समय, पहले समय जो दर्शनोपयोग हुआ जिस वस्तु का, उस वस्तु को अगले समय में ज्ञानोपयोग जानेगा, ठीक है ना। मतलब दूसरे समय में ज्ञान किसको विषय बनाएगा, कि जिसको दर्शन ने पहले समय में विषय बनाया, ठीक है। अब दूसरे समय में जब ज्ञान उसको विषय बना रहा है तो दर्शन क्या कर रहा है, कि वो तीसरे समय के लिए तैयारी कर रहा है ना। ज्ञान पहले समय में जो दर्शनोपयोग ने विषय बनाया, ज्ञानोपयोग दूसरे समय में उसको विषय बनाता है, और जिस समय ये ज्ञानोपयोग पहले समय वाले को विषय बना रहा है, उस समय दर्शनोपयोग अगले समय वाले के लिए आधार तैयार, ठीक है। सुनने में बहुत सही लगती है बात, लेकिन पूरी बात गलत है। इस तर्क को किसी के दिमाग में अगर ये आता हो तो निकाल दे, है ना। मैं बरसों तक ऐसा समझता रहा, लेकिन बात ऐसी है नहीं। तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि फिर दर्शनोपयोग क्या बिना पर्याय के रह जाएगा क्या? भाई एक समय में ज्ञानोपयोग या दर्शनोपयोग होता है, टोडरमल जी स्पष्ट कर, एक समय में ज्ञानोपयोग या दर्शनोपयोग होता है, और इस सिद्धांत का वाक्य। तो फिर जब ज्ञान चल रहा है उस समय दर्शनोपयोग बिना पर्याय के रहेगा क्या? कि नहीं, ये लब्धि और उपयोग, आया समझ में? जिस समय उपयोग ज्ञान रूप है उस समय दर्शन लब्धि में चला जाए। ये है तो दो गुण, क्या, दर्शनोपयोग, दर्शन और ज्ञान है तो दो गुण, लेकिन इनका परिणमन आपस में ऐसा जुड़ा हुआ है, इसलिए इनको उपयोग में दोनों को शामिल करते हैं। क्या, उपयोग नाम देते हैं ना दोनों को ही, चैतन्य बोलो उपयोग बोलो, इसमें दोनों शामिल होता है ना। तो हमारा जो चैतन्य का परिणमन है, चैतन्य सही शब्द है उसके लिए, चैतन्य का परिणमन जिस समय ज्ञान रूप चल रहा है, तो यानी कि ज्ञान उस समय उपयोग में है और दर्शन उस समय लब्धि में, और जिस समय दर्शन उपयोग में है उस समय ज्ञान लब्धि में। समझ में आई बात? लब्धि और उपयोग इसमें भी लगता है। लोग कहाँ लगाते हैं कि ज्ञान में होता है लब्धि और उपयोग, तो बस अभी जो अपन जान रहे हैं ये सब तो ज्ञान, ये तो उपयोग हो गया, और जो जो हम जानते हैं वो सब लब्धि में पड़ा हुआ है। जैसे अभी आप क्या जान रहे हो, अभी आप जान रहे हो मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ठीक है ना। तो उपयोग तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर लगा हुआ है, और आपकी अलमारी की चाबी कहाँ है, गाड़ी की चाबी कहाँ है, घर में कैश कितना रखा है, कौन से बैंक में कौन सा खाता है, और खाते में कितने पैसे हैं, और कौन कौन से रिश्तेदार का क्या क्या नाम है, और दुनिया भर की बातें, ये सब कहाँ पड़ी हुई है, कि ये सब लब्धि में पड़ी, ठीक है ना। वो भी बात सही है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अकेले ज्ञान पे नहीं लगता, मैं यूं कह रहा हूं। ये लब्धि और उपयोग
इन दोनों में मतलब सॉरी, दर्शन और ज्ञान, उपयोग शब्द हटाओ उसमें से, दर्शन और ज्ञान ये दोनों भी बारी बारी से चलते हैं। तो जिस समय दर्शन उपयोग रूप है, उस समय ज्ञान लब्धि रूप है, और जिस समय ज्ञान उपयोग रूप है, उस समय दर्शन लब्धि रूप है। साइलेंट हो जाएगा वो, बारी बारी से चलता है। हालांकि वो परिणमन इतना तेज है कि हमको पकड़ में नहीं आता। वो टोडरमल जी आगे भी समझा रहे हैं। हाँ, टोडरमल जी आगे जो बता रहे हैं ना, अगले पैराग्राफ में उदाहरण दे रहे हैं, वो इसी बात है। ठीक है, तो अब फिर से पढ़ो ये लाइन। क्षयोपशमते, शक्ति तो ऐसी बनी रहे, शक्ति तो ऐसी बनी हुई है कि हम बहुत सारी चीजें जान सकते हैं, लेकिन परिणमन करी एक जीव के एक काल विषय, एक ही विषय का देखना होता है या जानना। भाई सामर्थ्य तो इतनी है कि इस कमरे में, इस हॉल में मौजूद सभी पदार्थों का ज्ञान मुझे हो सकता है। ठीक है ना? आप जहां भी बैठे हो और वहां पे बहुत सारी वस्तुएं होंगी, उन सब वस्तुओं को आप जान सकते हो, एक साथ की नहीं कह रहा हूं, आप जान सकते हो। ये आपके ज्ञान की सामर्थ्य। लेकिन क्या वो सामर्थ्य प्रत्येक समय परिणमन में दिखती है? नहीं। परिणमन में क्या होगा? परिणमन में तो एक काल में एक ही विषय का देखना, देखना का मतलब सामान्य अवलोकन माने सत्ता का ग्रहण। यहाँ देखना आंख से देखने का अर्थ नहीं है, ठीक है ना? आंख से देखने वाला अर्थ मत लेना। यहाँ देखना मतलब वो सत्ता का अवलोकन। ठीक है, तो एक ही विषय का देखना यानी सामान्य का अवलोकन, सत्ता का ग्रहण या जानना। ठीक है, ठीक है साहब, एक ही विषय को जानेंगे या एक ही विषय को देखेंगे। देखने में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जितनी भी बार देखना शब्द लिखा है वो आंख से देखने के अर्थ में नहीं, वो देखना दर्शन के अर्थ, सत्ता के ग्रहण के अर्थ, सामान्य अवलोकन के अर्थ। ठीक है, इस परिणमन ही का नाम उपयोग है। आगे ना बात, देखना या जानना होता है, इस परिणमन का नाम उपयोग। तो उपयोग में या तो देखना होगा या जानना, उपयोग में या तो दर्शन होगा या ज्ञान। समझ में आ रही है बात? तो इस परिणमन ही का नाम उपयोग है। कहा, अब देखो उपयोग में क्या है सिस्टम। एक जीव के, नहीं, हाँ, तहा एक जीव के एक काल विषय के तो ज्ञानोपयोग होई है, के दर्शनोपयोग हो है। स्पष्ट लिख दिया ना? ये चाहो तो अंडरलाइन करके अलग से नोट कर लो, अगर आपको ये बात नई मालूम चली हो तो। एक जीव के एक समय में या तो दर्शनोपयोग होगा या ज्ञानोपयोग। तो दूसरा कहाँ गायब हो जाएगा? कहीं गायब नहीं होगा, वो लब्धि में पड़ा रहे। उपयोग की बात है ना, उपयोग रूप या तो ज्ञान या दर्शन, दोनों में से किसी एक का ही काम चलता है, दोनों में से एक ही उपयोग रूप रहता है। के दर्शनोपयोग हुए बहुरी। ठीक है साहब, अब दोनों में से एक होगा, ये तो आगे बात समझ, लेकिन अभी और भी लिमिटेशन। बहुरी एक उपयोग का भी एक भेद की प्रवृत्ति हो। लो, एक उपयोग की भी एक ही भेद की प्रवृत्ति होगी। जैसे, मतलब एक उपयोग के एक भेद का मतलब, अगर दर्शनोपयोग हुआ तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन या अवधि दर्शन, इन तीनों में से कोई एक चलेगा। अगर ज्ञानोपयोग हुआ तो मति ज्ञान या श्रुत ज्ञान या अवधि ज्ञान या मना परे ज्ञान चलेगा। इनमें से दो कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। देखो, मतलब ये तोड़ते जा रहे हैं, क्या क्या बोलते हैं इसको, बाइफरकेशन। ये ऐसा करते जा रहे हैं। पहले तो ये लगाया कि ज्ञान और दर्शन इन दोनों में से कोई एक, उसके बाद जो भी होगा उसके भी सारे भेद एक साथ नहीं होंगे, उनमें से भी कोई एक ही होगा। अगर मति ज्ञान है तो बाकी के ज्ञान नहीं होंगे, अगर श्रुत ज्ञान है तो बाकी के नहीं होंगे, मतलब कोई एक ही रहेगा। आप तो यूं समझ लो, उपयोग के यहाँ पर एक ही कुर्सी है ना? और दो परिवार हैं, एक ज्ञान का परिवार, एक दर्शन का परिवार।
अगर दर्शन का परिवार आ गया तो दर्शन के परिवार का ही कोई एक सदस्य वहां बैठ सकता है, और ज्ञान का परिवार आ गया तो उसमें से भी कोई एक ही सदस्य बैठ सकता है। आया समझ? कोई भी दो हो ही नहीं सकते, कोई भी दो नहीं बैठ सकते, है ना। दर्शनोपयोग अगर है तो उस समय ज्ञानोपयोग नहीं है उपयोग में, और ज्ञानोपयोग है तो दर्शनोपयोग में। इसके आगे कि दर्शनोपयोग अगर है तो उसका भी एक ही भेद चलेगा, चक्षु या अचक्षु या अवधि। केवल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं अपन? क्योंकि उनका सिस्टम अलग है, वो आगे पीछे चलता है, वहां लब्धि और उपयोग वाला सिस्टम नहीं है, समझ? और ज्ञानोपयोग अगर है यहाँ, ज्ञान अगर उपयोग के रूप में चल रहा है, तो ये समझ लेना कि मति श्रुत अवधि या मना पर्याय, इन चारों में से कोई एक चलेगा। मना पर्याय तो मुक्ति के मार्ग में जो लगे हुए हैं उन जीवों की बात है, मुनिराज की बात है। अपन अपनी बात करें तो मति श्रुत और अवधि ये तीन ही दिखता है। बहुरी एक उपयोग का भी एक भेद की प्रवृत्ति हो है, जैसे मति ज्ञान होई तब अन्य ज्ञान ना होई। बहुरी एक भेद विषय भी, ये लो, अब अपन ने देखा कि ज्ञान में से मति ज्ञान चल रहा है, तो एक भेद में भी को एक अंग ही, एक सेकंड कुछ छूट गया, एक भेद विषय भी एक विषय विषय ही प्रवृत्ति हो है, मतलब वो भी अपने सभी विषयों को नहीं जानता। जैसे मान लो ये बात निकाली गई कि अभी उपयोग ज्ञान रूप चलेगा, ठीक है साहब, ज्ञान रूप चलेगा, तो कौन से ज्ञान रूप? कि मति ज्ञान रूप चलेगा, ठीक है साहब। मति ज्ञान तो सब तरह का चलेगा, 336 तरह का मति ज्ञान होता है, पता है? 336 तरह का। तो तत्व सूत्र में भेद दे रखे हैं साहब। तो वो तो सब तरह का चलेगा कि नहीं? सब तरह का नहीं चलेगा, उसमें से भी किसी एक विषय में ही प्रवृत्ति होगी। जैसे मति ज्ञान का विषय क्या था? अपन इंद्रियों की, इंद्रिय और मन के माध्यम से चलता है, तो पांच इंद्रियों के जो विषय हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द और मन के तरह तरह के विकल्प। एक जैसे स्पर्श को जाने तब रसादिक को न जाने, ये गजब हो गया कि माने जिस समय वो स्पर्श का ज्ञान कर रहा है उस समय रस को नहीं जान रहा। हमें तो सुनने में बड़ी अटपटी लगती है बात। हाँ? मैं एसी में बैठा बैठा गुलाब जामुन खा रहा हूँ, तो एसी की ठंडक को भी तो जान रहा हूँ और गुलाब जामुन के स्वाद को भी जान रहा हूँ, तो दो चीजें हो गई ना जानने में। तो उसका जवाब तो टोडर मिल जी अगले पैराग्राफ में देंगे। ये ख्याल करी थी ना बात, आइसक्रीम में जिस समय हाँ ठंडापन जान रहा मीठापन नहीं जान रहा। हाँ, जिधर उपयोग गया है, मतलब जैसे अगर एसी की ठंडक में गया तो गुलाब जामुन के स्वाद में नहीं जाए, उस समय नहीं जाए। उस समय का मतलब वो एक समय की बात कर रहे हैं अपन। आया समझ में? आप सोचो 2-3 मिनट का, तो 2-3 मिनट तो असंख्य समय हो जाता है। टोडरमल जी ने आगे उदाहरण दिया है, प्रवृत्ति बहुत शीघ्र होती, बहुत शीघ्र। तो हमको क्या लगता है कि वो सब एक साथ हम जान रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं, मतलब ये जो मोबाइल में दिख रहा है ये देख रहे हो या जान रहे हो? मतलब ये आवाज सुन रहे हो, देख रहे हो या सुन रहे हो? बोलो। हमको तो ऐसा लगता है दोनों काम हो रहे हैं, दोनों नहीं। जिस समय उपयोग आंख से देखने में गया उस समय कान से सुनने में नहीं गया। इतना बारीक है, आश्चर्य होता है। अब चक्कर क्या है, हमारी पकड़ में नहीं आता ना वो केवल ज्ञान गम्य समय का, एक एक समय का परिणमन तो केवल ज्ञान गम्य है, तो हमको पकड़ में आता नहीं है, तो हमको ऐसा लगता है कि हम एक साथ सबका जान रहे कर। फिर से, तहा एक जीव के एक काल विषय के तो ज्ञानोपयोग होई है, के दर्शनोपयोग होए, ठीक है। फिर और आ जाओ नीचे। बहुरी एक उपयोग का भी एक भेद की प्रवृत्ति हो है, जैसे मति ज्ञान होई तब अन्य ज्ञान न होई। बहुरी एक भेद विषय भी एक विषय विषय ही प्रवृत्ति हो है, जैसे स्पर्श को जाने तब रसादिक को न जाने। अब तो हो गया खत्म, अब तो जान लेगा, स्पर्श को तो सबको जान लेगा कि नहीं। बहुरी एक विषय विषय भी ताके को एक अंग ही विषय प्रवृत्ति हो है, जैसे उष्ण स्पर्श को जाने तब रुक्षादिक को न जाने। लो, स्पर्श के 8 भेद है ना,
हल्का, भारी, ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, 8 भेद। जिस समय रूखेपन को जान रहा है उस समय ठंडेपन को नहीं जान रहा। क्या गजब की बात है। दोनों स्पर्श है। रूखापन वो भी स्पर्श है और ठंडापन वो भी स्पर्श औरों को भी नहीं जाता बाकी। है। बाकी का तो है ही नहीं, है ना। और जो दूसरे हैं स्पर्श के ही दूसरे उनकी, है ना, वो उनको भी नहीं जान रहा। जैसे रूखापन है वहां पे और रूखेपन को जान रहा, मान लो रूखेपन पर उपयोग गया तो उस समय आप हल्का या भारी भी महसूस नहीं करो। उस समय आप ठंडा या गर्म भी महसूस नहीं करो। उस समय आप कड़क या नरम भी महसूस नहीं करो। मतलब कितनी कितनी लिमिटेशन, कितनी ज्यादा इस पर पाबंदी। उपयोग कि तू जान या देख, ठीक है। तो देखने की तो बात जाने दो, क्योंकि वहां तो कुछ भी हो, वहां तो सब में सत्ता मात्र का ग्रहण, तो वहां पे पकड़ में नहीं आएगी बात। वैसे भी दर्शनोपयोग अपने पकड़ में आता नहीं। तो ज्ञानोपयोग को ज्ञानोपयोग से देखें, तो ज्ञानोपयोग की भी बात करें तो उसमें भी एक ही की प्रवृत्ति चलेगी, या तो मति ज्ञान या श्रुत ज्ञान। अपनी बात कर रहे हैं अपन तो, है ना। वो यहूदी वाले तो बैठे नहीं है अभी अपने। अब मति और श्रुत की जब बात चली, तो मति ज्ञान जान रहा है उस समय श्रुत ज्ञान नहीं जान। ठीक है, तो मति ज्ञान जाने। अब अगर मति ज्ञान भी जानेगा तो वो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द इन सबको एक साथ नहीं जानेगा। इनमें से भी किसी एक विषय को जानेगा। और उनमें से किसी एक को भी जान रहा है तो उसके भी किसी एक विषय को ही ग्रहण कर, है ना। तो स्पर्श को ग्रहण किया तो स्पर्श के जो 8 भेद है, 8 में से किसी एक पर रहे। बोलो कितनी पाबंदी है। अ, तब रसादिक को, जैसे स्पर्श को जाने तब रसादिक को न जाने। बहुरी एक विषय विषय भी, ताके को एक अंग ही विषय प्रवृत्ति हो है। किसी एक अंग विषय ही, यानी एक अंग पर ही प्रवृत्ति होती है। जैसे उष्ण स्पर्श को जाने तब रुक्षादिक को न जाने, ऐसे एक जीव के एक काल विषय, एक ज्ञेय व दृश्य विषय। ये ज्ञेय और दृश्य क्यों लिखा? ज्ञान के विषय को ज्ञेय कहते हैं और दर्शन के विषय को दृश्य कहते हैं। ऐसा प्रयोग भी कहीं एकाएक पढ़ने को नहीं मिले कि दर्शनोपयोग का विषय माने दृश्य। हम तो आंखों से जो दिखे उसको दृश्य समझते। यहाँ दृश्य का अर्थ दिखने वाला दृश्य नहीं है। यहाँ दृश्य का अर्थ सामान्य का प्रतिभास, सत्ता। यहाँ दृश्य माने सत्ता। समझ में ही बात। ध्यान रखना, चक्कर में मत आ जाना। ये तो दृश्य में लोग समझते हैं आंख से जो दिखे वो दृश्य। एक ज्ञेय या दृश्य में, दृश्य कौन है? पूरी दुनिया में दृश्य एक ही है, सत्ता। क्योंकि दर्शनोपयोग का विषय एक ही है, सत्ता, है ना। दर्शनोपयोग के विषय अलग अलग है क्या? अलग अलग पना तो जीव, ये ज्ञान में होता है। ये जीव, ये पुद्गल, ये धर्म, ये आकाश, ये काल, है, ये हल्का, ये भारी, ये ठंडा, ये गर्म, ये सब ज्ञान के विषय है। दर्शनोपयोग तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता मात्र को ग्रहण करता है। तो क्या कह रहे हैं? एक जीव के एक काल विषय, एक ज्ञेय यानी एक ही ज्ञान, एक ज्ञान का विषय, व दृश्य यानी कि दर्शनोपयोग का विषय। इन विषय ज्ञान व दर्शन का परिणमन जानना, है ना। उसमें ज्ञान या दर्शन का परिणमन जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं? ऐसे ही, सो ऐसे ही देखिए, जब सुनने विषय उपयोग लगे होए तब नेत्र के समीप तिष्ठता भी पदार्थ न दिसे। ऐसे ही अन्य प्रवृत्ति देखिए। ये भी सामान्य ऐसा मालूम पड़ता है। जैसे कोई यूं एकदम यूं चुपचाप कान लगा करके सुन रहा हो ना, तो उसके सामने कोई आकर के चला जाए तो उसको मालूम नहीं पड़ता। उपयोग उधर था। और कोई सिर्फ देखने में लगा हुआ चुपचाप किसी को गौर से, तो कोई कितनी आवाजें देता रहे तो भी वो नहीं सुना। हाँ? एक्सीडेंट ऐसे ही तो होते हैं। ऐसे ही होते हैं एक्सीडेंट। आप गाड़ी चलाते चलाते इस हाथ से मोबाइल निकाल, है ना। अब इस हाथ से मोबाइल निकाला, उपयोग इधर गया, देखने का ही काम कर रहा है,
देखने का माने वो दृश्य, ये वाला देखना, सत्ता वाला नहीं। देखने का, मोबाइल देखने देखते समय दूसरी वस्तु नहीं दिखती, आंखों से ही चल रहा है मति ज्ञान, लेकिन वो एक ही जगह पे। एक भी उसके सामने अलावा नहीं रहा। देखे जा रहा है उसको, तो पीछे वाला कितना ही हॉर्न बजाता रहे, इसको सुनाई नहीं देगा। आया समझ? एक भी सामने नहीं रहा, हम्म। लेकिन विकल्प विचार चल रहे थे कि तो बड़ी का जगह। हाँ, ये मन के विकल्प ऐसे भी चलते, सामने ही देखता हुआ गाड़ी चलाता हो, लेकिन मन की प्रवृत्ति, मन से जो मतियान चला, वो जाने कहाँ पहुंच गया, तो अब सामने क्या है कुछ नजर नहीं आता, ठुक जाता है ना। ये सारा का सारा काम इस तरह से होता है ना। समय, एक एक समय करके ही होता है, एक साथ नहीं होता ना, बारी बारी से ही होता है, सही है ना। और देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब बारी बारी से। वो देखना, वो सुनना, समझना, हमें लगता है कि हम तो देख और सुन एक साथ रहे, जबकि ऐसा नहीं होता, बारी बारी से ही, क्रम से ही होगा। ये क्रम हमारे इस ज्ञान की सीमा को दर्शाता है। हमारा ज्ञान इतना सीमित है कि वो इस क्रम के माध्यम से ही जानता है, इस क्रम के द्वारा ही प्रवर्तित होता है, या तो ज्ञान या दर्शन। ज्ञान भी है तो या तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान भी है तो स्पर्श या रस या गंध या वर्ण या शब्द। स्पर्श भी है तो उसमें भी कोई एक स्पर्श है तो दूसरा। समझ में ही बात? देखो, जैसे आप कुछ बाजार में कुछ चीज लेने जाओ, है ना, कोई वस्तु लेने जाते हो, मान लो जैसे आइसक्रीम खरीदी, खरीदना नहीं, लेकिन उदाहरण है वो, तो कोई भी चीज ऐसी खरीद, ठीक है, तो कैसी लगी, स्पर्श करने में कैसी लगी? क्या जवाब आएगा? ठंडी। अब आपने ठंडापन तो देखा, लेकिन वो जो भी है, उसका डब्बा है या कुछ भी है, वो चिकना है या रूखा है, कठोर है या नरम है, ये तो नहीं देखा। उस समय उपयोग वहां नहीं गया ना। आइसक्रीम कैसी है, तो आप खट से कहोगे ठंडी। मुझे ये बताओ, वो गीली नहीं है क्या? वो चिपचिपी नहीं है क्या? या जो भी है वो वैसी नहीं है क्या? रस की बात तो और आ गया, अपन तो स्पर्श की बात कर रहे हैं अभी, स्पर्श की बात कर रहे हैं। भार है या नहीं है, हल्की है या भारी है, ये कहाँ विकल्प होता है? समझ में आ रही है बात? तो उपयोग एक समय में इस तरह से एक ही तरफ है। देखिए, इसके साथ अपन ने कुछ पेज नोट करे थे, पहले भी किए थे। इसके साथ जुड़ते हैं अपने पेज नंबर 88 और पेज नंबर 343 ना। नोटिस। 34 भी, 34 का तो एक खुलासा है असल में। 34 में जो अपन ने पढ़ा ना, उसका ही खुलासा यहाँ पर अपने को मिलता। इसमें जो पहला पैराग्राफ अपन ने पढ़ा, क्षयोपशम से शक्ति तो ऐसी बनी रहती है, यहां से लगा के वहां एक जीव को एक काल में या तो ज्ञानोपयोग या दर्शनोपयोग, यहाँ तक, इस पूरे प्रकरण को अपन पेज नंबर 88 पर भी देख सकते हैं। देखिए, 88 में भी जो ऊपर से दूसरा तीसरा पैराग्राफ है, समाधान वाला, क्षयोपशम ज्ञान जहां लगता है वहां एक ज्ञेय में लगता है। ये इतनी लाइन है, वहां तो काम की। क्षयोपशम ज्ञान जहां लगता है वहां एक ज्ञेय में लगता है, ये 88 पेज पर, 88। तो फिर है उसके बाद 343, 343, 343 पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ, रहस्यपूर्ण चिट्ठी का। क्योंकि वह ज्ञान क्षयोपशम रूप है, इसलिए एक काल में एक ज्ञेय ही को जानता है। वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ, तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। अन्य का जानना अपने आप ही आया समझ में? ऐसा एक समय में एक ही तरफ अपना उपयोग रहता है। तो फिर ये कैसे होता है? हम तो सोचते हैं एक साथ सब जान रहे हैं, एक साथ ही सब सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, सब हो तो रहा है एक साथ। जैसे वो दादा एक उदाहरण लेते हैं ना,
वो हालांकि वो विषय अलग है उसका, उस उदाहरण का, लेकिन यहाँ घटित हो जाता है कि पानी पीना है, सिर्फ पानी। तो पानी कैसा चाहिए कि प्यास बुझाने के लिए, तो लेकिन उसमें ठंडा होना चाहिए, है ना। स्पर्शन इंद्रिय के हिसाब से ठंडा होना चाहिए, और थोड़ा कुछ उसमें स्वाद भी हो अच्छा, वो रस की बात है, और सुगंधित भी हो। और ये क्या, पानी ऐसा थोड़ा सा ऐसा हो, गुलाबी सा, नीला सा, पीला सा, कुछ भी इस तरह का, तो रंग भी है, और पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा हो क्या, तो पांचों इंद्रिय के विषय इसको पूरे चाहिए, तब फिर वो उसको घूंट लेने में मजा आता है। वो दादा तो अलग जगह का उदाहरण देते थे। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें एक पांचों चीजें मिला भी दो, तो भी इन पांचों में एक समय में वो एक ही को पकड़ता, एक ही को जानता। ठीक है ना। समस्या ये है कि हमको ऐसा लगता है कि ये पांचों ही तो जान रहे हैं, उसकी गंध को भी जान रहे हैं, उसके स्वाद को भी जान रहे हैं, उसके ठंडेपन को भी जान रहे हैं, और उसका जो रंग है उसको भी जान रहे हैं, और पीछे से संगीत चल रहा है उसको भी सुन रहे हैं। बोलो। या कोई कुछ देखते हुए, मोबाइल में कुछ देखते हुए, टीवी में कुछ देखते हुए अगर वो पानी पी रहे हैं, तो वो उधर तो देख भी रहे हैं और पी भी रहे हैं। आजकल के माँ बाप की तो बड़ी परेशानी है ना, छोटे बच्चों की, क्या कि साहब टीवी देख के ही खाता है, टीवी देखता देखता ही खाना खाता है। ये गंदी आदत मत डाल लेना कभी भी अपने बच्चों को। माएँ क्या होती हैं, कभी कभी ऐसा प्रमाद आता है ना, तो ये आराम से खा लेगा, जल्दी खा लेगा, तो जल्दी खिलाने के चक्कर में ये लगा दिया टीवी। वो टीवी या यूट्यूब या मोबाइल पे देखता देखता खाता रहता है। बहुत नुकसान होता है उससे, उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा और ढंग से खाना भी नहीं सीखेगा। समझ में ही बात। अब तो हमको क्या लगता है, प्रश्न तो वही बना हुआ है, हमें ऐसा लगता है कि इन सबका ज्ञान हो तो रहा है एक साथ, इन सबका ज्ञान एक साथ हो तो रहा है, तो इसका जवाब यहाँ पे टोडरमल जी देते हैं। देखो, सो ऐसे ही देखिए, ये तो हो गया ना। जब सुनने विषय उपयोग लगे हुए, तब नेत्र के समीप तिष्ठता भी पदार्थ ना दिस। ऐसे ही अन्य प्रवृत्ति देखिए, बहुरी परिणमन विषय शीघ्रता बहुत है। क्या, परिणमन बहुत तेज चल, शीघ्रता बहुत है परिणमन। ता करी काहू काल विषय ऐसा मानिए है कि युगपत भी अनेक विषय निका जानना व देखना हो। यहाँ पे भी अथवा कर लेना तथा के स्थान पर। क्या कि कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि साहब एक साथ भी तो देखना जानना हो जाता है। वो बच्चा टीवी भी देख रहा, खाना भी खा रहा, स्वाद भी ले रहा, कुछ स्वाद नहीं आ रहा उसको, उसको कुछ भी स्वाद नहीं आ रहा। आया समझ में, उसको तो टीवी का स्वाद आ रहा है बस। और वो पनपता नहीं है ढंग से, क्यों, क्योंकि उपयोग तो उधर है, उसका अंदर रस नहीं बनेगा बराबर, भोजन रुचि से नहीं कर रहा। तो युगपत भी अनेक विषय का देखना व जानना हो, सो युगपत होता नाही। चाहो तो अंडरलाइन कर लेना इसको, युगपत होता नहीं। युगपत माने एक साथ, एक ही समय पर, एक ही समय पर नहीं होता। जानना होगा या देखना होगा। देखना माने, देखना माने सत्ता का ग्रहण, है ना। मैं पहले ही कह चुका और फिर से कह रहा हूं, इस पेज पर देखना जितनी भी बार आए, उदाहरण को छोड़ के, कौवे के उदाहरण को छोड़ करके देखना जितनी भी बार आया, उसका अर्थ सत्ता मात्र के ग्रहण से, है ना, दर्शनोपयोग की प्रवृत्ति से। सो युगपत होता नहीं, एक साथ कभी नहीं होता। हमें लगता है कि एक साथ हो रहा है, लेकिन क्रम ही करी हो है, क्रम से ही होता है। संस्कार बलते तिनका साधन, संस्कार बल से संस्कार चलता है ना, वो पीछे से, मतलब जैसे समझ लो पंखा है, अब वो पंखा घूम रहा है, और गर्मी के मौसम में लाइट आ रही है, लाइट जा रही, आ रही है, जा रही, ठीक है। तो वो हर 2-5 मिनट में जा रही है, तो पंखा घूम रहा है कि रुक गया, बताओ। ये करंट का प्रवाह एक बार तो है, एक बार नहीं, एक बार है, एक बार नहीं, लेकिन संस्कार बल से वो घूमना बन रहा है इसका। बस वो संस्कार बल से ऐसा लगता है। जैसे कागले के नेत्र, कागले मतलब कौवा, है ना? कागले के नेत्र के दो ही गोलक हैं, गोलक तो दो है, ये गोलक होता है, गड्ढा जो है ना ये गोलक, ठीक है। दो तो गोलक है, फूतरी एक है, फूतरी मतलब पुतली,
कि गोलक तो दो हैं, गोले तो दो हैं, लेकिन पुतली उसमें एक ही है। सो फिरे शीघ्र, वो पुतली बहुत तेजी से फिरती है, इधर 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 इधर, इतनी तेजी से फिरती है जो अपने को लगता है कि दो ही आंखें होंगी और दो पुतलियां होंगी इसकी। ता करी दो गोलकनी का साधन करे, वो एक ही पुतली वो दोनों गोलकों का साधन कर लेती। आया समझ में? तैसे ही, अब देखो, उसके दो गड्ढे थे, दो गोलक थे कौवे के, ये तो सिर्फ आंख का उदाहरण था। तैसे ही इस जीव के द्वार तो अनेक हैं, बहुत सारी खिड़कियां है ना ये, स्पर्शन की खिड़की, रसना की खिड़की, घ्राण की, चक्षु की, कर्ण की, मन की, ये सब खिड़कियां हैं। तो द्वार तो अनेक हैं और उपयोग एक है, सो फिरे शीघ्र, वो बहुत तेजी से फिरता है, जल्दी जल्दी फिरता है। उपयोग इतना सूक्ष्म है और एक एक समय में उसकी ऐसी प्रवृत्ति होती है जो हमको ऐसा लगता है कि ये तो एक साथ ही सब कुछ जाना, लेकिन एक साथ होता है। ता करी सर्व द्वारनिका साधन रहे, सब द्वारों का साधन वो कर लेगा। उपयोग इतनी तेजी से फिरता है, मतलब टोडर मल जी भी कहाँ से उदाहरण छाट के लाए हैं कौवे के उसके पुतली का। अब ये तो कोई जीव विज्ञानी कोई हो ऐसा, उससे पूछा जाए तो वो बताएगा कि कौवे की ऐसी होती है। कौवे की आंख में गोलक तो दो हैं लेकिन पुतली एक है, लेकिन वो एक ही पुतली दोनों गोलक का साधन जिस तरह से कर लेती है, ठीक उसी तरह से है उपयोग एक है, योग एक है और उसके द्वार अनेक हैं। उन सब द्वारों का वो साधन कर ले। ठीक है, अब इसके आगे ये प्रश्न है, इस प्रश्न की चर्चा फिर अपन आगे करें, है ना। एक काल में देखना जानना होता है तो इतना ही क्षयोक्षम हुआ कहो, ये भी बहुत बढ़िया प्रकरण है कि साहब आप जब कह रहे हो कि एक काल में एक ही वस्तु का देखना या जानना होगा, तो माने शक्ति इतनी तो हुई उसकी। फिर ज्यादा क्यों कहते हो क्षयोक्षम, क्षयोक्षम कम कह दो। समझ में ही बात। दूसरा एक और प्रश्न इसमें जोड़ा कि क्षयोक्षम से शक्ति होती है, तो शक्ति तो आत्मा में केवल ज्ञान दर्शन की भी है, तो केवल ज्ञान दर्शन का क्षयोक्षम क्यों नहीं कहते। तो दो प्रश्न इसके अंदर समाहित है ना, उनकी चर्चा फिर अपन अगली चर्चा में करें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ वरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवा को वंदना शत बार, वंदना शत बार।